नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का वाराणसी का कार्यक्रम, कैसे आज प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर वहां पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। दिन भर इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके साथ ही बुलेटिन में आपको सीधा हम वाराणसी से स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। शहर शहर मूसलाधार बारिश का तांडव देखा जा रहा है। हरियाणा के महम से सामने आई है हैरान करने वाली तस्वीर। साथ ही लखनऊ आपको लिए चलेंगे, जहां पर पुलिस चौकी पर भीड़ का हमला हुआ है। चोरी के आरोपी के घर वालों ने दारोगा पर चप्पल से हमला किया है। अमिताभ बच्चन की बात होगी, जिनके घर के बाहर MNS का प्रदर्शन हुआ है। बिग बी से बड़ा दिल दिखाने की अपील की है। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। सबसे पहली बात हिमाचल प्रदेश की, जहां के मनाली से हुड़दंग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मनाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर ओवरटेकिंग को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि कुछ टूरिस्ट ने एक स्थानीय युवक पर तलवार से हमला कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पर्यटक हाथ में तलवारें लिए सड़क पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। इससे ट्रैफिक जैम लग गया। इस दौरान हमलावर पर्यटक अपने साथियों को बुलाने के लिए फोन भी करता है। इस मामले में पुलिस ने 4 टूरिस्ट को हिरासत में लिया है। एक पर्यटक अब भी फरार बताया जा रहा है। सभी पर्यटक पंजाब के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ये मनाली की हैं, जहां पर टूरिस्ट के साथ एक स्थानीय युवक के विवाद में तलवारें तक खिंच गईं। उसके बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक टूरिस्ट अब भी फरार बताया जा रहा है। ये विवाद दरअसल खबरों में तब आया जब ये वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 लोग हिरासत में हैं, एक फरार बताया जा रहा है। बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। अब से करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचने वाले हैं। करीब 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और इस दौरे में पीएम काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर शहर में भारी उत्साह है। कल अस्सी घाट पर पीएम मोदी के नाम से विशेष आरती और पूजा अर्चना की गई। करीब 8 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर अपने चुनावी क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। अपने सांसद के स्वागत के लिए काशी भी सज धज कर तैयार हो चुकी है। जिस गंगा को वो अपनी मां समान मानते हैं, उसी गंगा के 80 घाट पर प्रधानमंत्री के नाम से विशेष आरती हुई, जहां उनकी तस्वीर को घाट की सीढ़ियों पर सम्मान के साथ रखा गया और फूलों से वेलकम लिखा गया। जी हाँ, स्वागत बिल्कुल बनारसिया स्टाइल। ये गंगा जी आरती का हम लोगों ने प्रयोजन रखा हुआ है उनके स्वागत के लिए। और जो काशी के लिए वो अपना दान देना चाहते हैं, जो काशी की जनता को इसका लाभ देना चाहते हैं, तो भगवान करे गंगा माई के आशीर्वाद से उनका कार्य सिद्ध हो, उनका आगमन सिद्ध हो। प्रधानमंत्री मोदी के पास भी सौगातों का पूरा पिटारा है, जिसे वो काशी में खोलने वाले हैं। पीएम मोदी काशी में 5 घंटे रहने वाले हैं और इन 5 घंटों में मोदी 15 अरब से ज्यादा रुपयों की सौगात काशी को सौंपने वाले हैं। आज पीएम मोदी करीब 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11 बजे के करीब मोदी हेलीकॉप्टर से BHU IIT खेल मैदान में जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। यहीं पर मोदी 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1583 करोड़ रुपए है। इसके बाद मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे।
मोदी के इस दौरे का आखिरी कार्यक्रम BHU के अस्पताल में बने मातृ शिशु केंद्र में है, जहां पर वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। इसके बाद मोदी BHU IIT मैदान के हेलीपैड से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 10:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 11 बजे BHU के एक जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां से 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 1583 करोड़ रुपए है। उसके उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे। IIT खेल मैदान में ही PM मोदी 6000 लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब 8 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि PM मोदी का काशी का ये दौरा यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सौगातों की फहरिस्त देखें तो 68 प्रोजेक्ट इस वक्त वाराणसी में वो उसका शिलान्यास या उद्घाटन करने जा रहे हैं। भले ही दौरा सिर्फ काशी का है, लेकिन इसका संदेश पूरे राज्य में जाने वाला है। रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। हर महादेव। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त BHU कैंपस से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे का खास तोहफा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये सेंटर भारत जापान मैत्री का खूबसूरत प्रतीक है। क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये है वाराणसी को PM मोदी की बेशकीमती सौगात, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रंग बिरंगी रोशनी में इस सेंटर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी खूबसूरती का आलम यह है कि शहर के लोगों के लिए ये दर्शनीय स्थल बन चुका है। PM के आने की पूर्व संध्या में लोग सेल्फी लेते नजर आए। बनारस के लिए आपको लगता है कि बहुत बेहतरीन बात? बहुत बेहतरीन, बनारस में सबसे बहुत बेहतरीन बात है इसमें। मैम आप भी आई हुई हैं, कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और बनारस की बात तो सबसे निराली है। आप कहा जा रहा है यहाँ पे कॉन्सर्ट्स होंगे, कन्वेंशंस होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगे, तो बनारस के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। हाँ बहुत, जी बहुत गर्व की बात है। वाराणसी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत जापान की कला और संस्कृति की बेजोड़ झलक है। इसका निर्माण जापान के सहयोग से हुआ है। ये कन्वेंशन सेंटर 13,196 वर्ग मीटर में बना है। इसमें 1200 लोगों के बैठने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉल है। कन्वेंशन सेंटर के बाहरी हिस्से में एल्यूमिनियम से बने 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। कन्वेंशन सेंटर को बनाने में 186 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी यहाँ रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के राजदूत भी मौजूद रहेंगे, जबकि जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़ेंगे। ये है रुद्राक्ष सेंटर, जो कि सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक ऑडिटोरियम होने वाला है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उनके साथ जापान के एम्बेसडर भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि जापान के सहयोग से ये रुद्राक्ष सेंटर जो है अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ये बना है। और इसकी खूबसूरती, इसके भीतर लगी तकनीक, ये तमाम चीजें बिल्कुल अत्याधुनिक हैं। बता दें कि जब शिंजो आबे 2015 में वाराणसी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने जब उनके साथ गंगा की लहरों की सैर की थी, तभी इसकी रूपरेखा तय की गई थी और उसके बाद से ये बनाया गया है। तकरीबन 13,000 वर्ग मीटर में फैला है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसकी स्थापत्य कला या इसकी सुंदरता कुछ यूं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा का पूरा रुद्राक्ष के नाम से ही इसे बनाया गया। और अगर आप ऊपर के इसके ऊपर देखेंगे तो रुद्राक्ष की शक्ल में कई रुद्राक्ष जैसे चीजें वहां लगाई गई हैं। 108 ऐसे रुद्राक्ष इसमें लगाए गए हैं।
वाराणसी के लिए ये खास तोहफा है। पीएम मोदी ने भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें ट्वीट कर इसका जिक्र किया। पीएम ने लिखा, वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष के उद्घाटन के लिए मुझे खुशी हो रही है। जापान की सहायता से बना ये अत्याधुनिक केंद्र वाराणसी को सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक स्थल बना देगा। साथ ही ये सैलानियों और व्यापारियों को भी आकर्षित करेगा। 2 मंजिला है, 2 फ्लोर्स है। यहाँ पर एक बड़ा सा एक मीटिंग हॉल होगा जहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कॉन्फ्रेंसेस होंगे, एग्जीबिशंस भी होंगे, कॉन्सर्ट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक तरह से एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। बनारस को जापानी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इनफैक्ट इसका जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में दिसंबर के महीने में, जब पूर्व जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे यहाँ पर आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तब इसकी नींव रखी गई थी और आज जाकर ये खड़ी हुई है। भारत जापान दोस्ती का खूबसूरत प्रतीक तैयार है। बस इंतजार है पीएम मोदी के यहाँ आने का। रोशन जायसवाल और पौलमी साहा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ बीएचयू कैंपस से जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से हमने अपनी रिपोर्ट्स में दिखाया, आज बेहद विस्तृत कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है, लेकिन बीएचयू कैंपस जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए नेहा, मैं आपको सीधा दिखाता हूं बीएचयू कैंपस। दरअसल मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन 6000 लोगों के साथ आज प्रधानमंत्री यहां मिल रहे हैं और सीधा मिल रहे हैं, कोई वर्चुअल नहीं। इस ग्राउंड में 6000 कुर्सियां लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर ढेरों शिलान्यास और उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। उनके पिटारे में वाराणसी के लिए बहुत कुछ है और पिछले 8 महीने पहले जब वो यहाँ आए थे, उसके बाद जितनी चीजें पूरी हुई हैं उन सब की पूरी फहरिस्त है, यानी कि एक सौगातों की एक पूरी पेटी लेकर के वो पहुंच रहे हैं। मीडिया अलाउड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि कन्वेंशन सेंटर सबसे बड़ा है, लेकिन इस जगह पे जो पूरे वाराणसी के लिए उनके पास फहरिस्त है, उसका उद्घाटन और उसका शिलान्यास है। गदौलिया जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का एंट्री पॉइंट है, वहां पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है। वाराणसी को 4 बड़े पार्क और उसके सौंदर्यीकरण उसका किया जा रहा है। क्रूज चलाए जा रहे हैं। जो पंचकोसी परिक्रमा है उसके मार्ग का चौड़ीकरण है। साथ साथ 14 ऐसे अस्पताल हैं जिसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। ये सब ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो सीधी सीधी दिखाई देंगी, लेकिन कुल 68 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे प्रधानमंत्री आज काशीवासियों के लिए लेकर के आए हैं और उन्हें देने जा रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में अब कुछ महीनों का वक्त बचा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। तमाम दल यहां अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी के लिए पिछले जो चुनाव हुए, चाहे एमएलसी का हुआ हो, चाहे पंचायत चुनाव हुए हो, बहुत अच्छा नहीं रहा और यही वजह है कि आज के प्रधानमंत्री की इस मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। उनके दौरे को सियासी तौर पर भी बहुत अहम माना जा रहा है और माना यह जा रहा है कहीं ना कहीं ये 2022 के लिए चुनावी शंखनाद है, चुनावी शुरुआत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर वाराणसी के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकार अमलेश ने एक विशेष गीत तैयार किया है। आप भी ये गीत सुनिए और इसका आनंद लीजिए। बनारस आ रहे, इसलिए तो लोगों में बड़ा उत्साह है। सबके मुस्कुराए, तुम भी तो हरियर हो गए यार अमलेश। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी को 1550 करोड़, अरे काशी को 1550 करोड़ क्या मिला सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। क्या बात है कि भारत जापान का प्रतीक तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन हो तैयार, रुद्राक्ष कन्वेंशन की नाट्य कला संगीत सजेगा, दूर हो जाएगा टेंशन हो, दूर हो जाएगा टेंशन, हाय हाय दूर हो जाएगा टेंशन हो कि पीएम बनारस आ
उत्साह है। सबके मुस्कुरा, तुम भी तो हरियर हो गए यार अमलेश। अरे कहने की क्या बात है, अरे काशी को 1550 करोड़, हाय हाय। अरे काशी को 1550 करोड़ मिला सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। और अब बात मूसलाधार बारिश से हो रही आफत की करेंगे, क्योंकि लगातार तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से। हरियाणा और महाराष्ट्र से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। रोहतक के महम में इतनी बारिश हुई कि स्कूटी बह गई। जालना में पुल से गुजरता हुआ एक बुजुर्ग पानी की उफनती धार में बह गया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पानी की लहरों में स्कूटी बहती ही जा रही है। ये तस्वीर हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे की है। बुधवार को चंद घंटे की बारिश में कस्बा उफनती हुई नदी में तब्दील हो गया। गलियों में पानी के बहने की रफ्तार इतनी तेज कि घर के बाहर खड़ी 2 स्कूटी बह गई। महम में बारिश के तांडव की कुछ और तस्वीरें देखिए। सड़कों पर पानी जमने से कार ने जवाब दे दिया। कार की सवारी करने वाले कार को धक्का देने पर मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर तहसील के छोटे से वरफलवाड़ी गांव की यह तस्वीर हैरत अंगेज है। देखिए किस तरह 70 साल का एक बुजुर्ग पानी की तेज धार में पुल से बह गया। शुक्र है कि कुछ युवकों ने तुरंत छलांग लगाकर बुजुर्ग को बचा लिया। सर वो पानी में घुस गया तो मेरा पाँव सटक गया और पाँव सटकने के बाद मैं वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद क्या हुआ? फिर गांव वाले जो बच्चे थे कड़े किनारे को उन्होंने कुदा डाले और मेरे को बाहर निकाले। दरअसल जालना जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और नदी में उफान आया हुआ है। तस्वीरें देखिए, नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। 2 गांव के बीच आवाजाही के लिए ये पुल अहम है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार करने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर में जल तांडव का हाल देख लीजिए। कल रात 9 बजे से करीब घंटे भर इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि कारंजा शहर के मुख्य रास्तों पर पानी ने कब्जा कर लिया। तस्वीरें देख सकते हैं, पानी किस तरह किसी उफनती हुई नदी की तरह बह रहा है। हर साल गर्मी के बाद मॉनसून का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन गर्मी से राहत पहुंचाने वाली बारिश अक्सर आफत लेकर भी आती है। ये तस्वीरें उसी आफत की हैं। आज तक ब्यूरो। 2022 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला किससे होगा? विपक्ष फिलहाल बटा हुआ दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई पराजित कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। ये मोदी का वाराणसी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यूपी की सियासत गर्म है। जबरदस्त हिंसा के बीच हुए पंचायत चुनावों के बाद बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। वहीं विरोधियों ने इसे सत्ता बल की जीत बताया। मायावती ने तो इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे। यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जिला पंचायत के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए योगी सरकार को बधाई दी। 10 जुलाई को पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी यूपी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को लाभ मिला है। वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।
पंचायत चुनाव में भले ही बीएसपी ने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया। इसके बावजूद कई जिलों में उसके उम्मीदवारों ने या तो नामांकन ही दाखिल नहीं किया, या जहां उनकी पार्टी मजबूत थी वहां भी उनकी हार हुई। अब जो बेईमानी लूट की है इस चुनाव में जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में, उससे ध्यान हटाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि केशव मौर्य जी को उनकी पार्टी सीरियसली भी लेती है। 2022 में बीजेपी से चुनावी संघर्ष भीषण होने वाला है, लिहाजा अखिलेश यादव ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख सरकारी नौकरी का दांव खेला है। वहीं वो इस चुनावी जंग में खुद को अकेला योद्धा दिखाने में जुटे हैं ताकि जनता की सहानुभूति बटोर सकें। समाजवादी पार्टी ने जो पुराने वादे थे उनको पूरा किया और अब नए वादों के साथ आने को तैयार है। आप देखिए, जैसा कि नीचे लिखा है, समाजवादी बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैनिफेस्टो आने से पहले ही जो पार्टी की तैयारियां हैं, जो सुविधाएं वो पब्लिक को देने की कोशिश करेंगे, वो सब बताई गई हैं इन पोस्टर्स के जरिए। और एक तरह से जो जंग है, आपको और आगे मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पर एक और पोस्टर यहाँ पर लगा है, आप मेरे साथ आइए, और इसमें एक पोइट्री लिखी हुई है। मैं उसकी 2 पंक्तियां अगर पढ़कर सुनाऊं आपको। एक अकेला पार्थ खड़ा है उत्तर प्रदेश बचाने को, सभी विपक्षी साथ खड़े हैं केवल अखिलेश को हराने को। समाजवादी पार्टी संदेश दे रही है कि बीजेपी को हराने का दमखम सिर्फ और सिर्फ वही रखती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी उनके खिलाफ आरोपों को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सफाया कर सकता है, भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश अगर कोई बना सकता है, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है। अगले टर्म में ये हो जाएगा कि 1 दशक से सपा भी नहीं है, तो अब ये सब के सबको नकार दिया है, क्योंकि इन्होंने अपराधीकरण किया। यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार, गुंडा राज, लूट, बलात्कार, तमाम चीजें जो आप सबने हमने देखी हैं, अब जनता वापस उसमें जाना नहीं चाहती। जनता विकास, सुरक्षा, सुशासन में जाना चाहती है। अखिलेश बिजली और नौकरी का दांव चल रहे हैं तो उनके सामने जनसंख्या नीति लेकर लखनऊ में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर राय रखने की चुनौती आई, मगर अपने बयानों से वो इन चुनौतियों के जाल में फंसते नजर आए। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। एक ऐसा नेता जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, जिस मुख्यमंत्री के अधीन उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस रही, उसी पुलिस से जो काम लेता रहा, आज उसी पुलिस को ये कहे कि हमारा इस पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे है कि ये समाजवादी पार्टी हमेशा कानून राज की धज्जियां उड़ाती रही। साफ है कि एक तरफ जहां मोदी और योगी की जोड़ी काशी से यूपी कूच करने की तैयारी में है, वहीं अखिलेश यादव बीजेपी के मुद्दों की पिच पर लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी अब यूपी पर फोकस कर रही है। इस बार कांग्रेस में यूपी की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में है। प्रियंका 16 जुलाई को लखनऊ पहुंच रही हैं। वहीं बीजेपी ने उनके दौरे का पिकनिक कहकर मजाक उड़ाया। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, लिहाजा 2022 के यूपी चुनावों से पहले इस रास्ते सियासतदानों का आना जाना शुरू हो गया है। गुरुवार को पीएम मोदी वाराणसी आ रहे हैं, तो अगले ही दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ पहुंचेंगी। उनके लखनऊ दौरे से जहां पार्टी में उत्साह है, वहीं बीजेपी ने इसे पिकनिक बता दिया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह है, लोगों में विश्वास है, भरोसा है, तो 16 तारीख तो आएंगी और निरंतर संगठन के लोगों से, पार्टी के लोगों से, नेताओं से सबसे मुलाकात करेंगी और निश्चित रूप से उनके आने के बाद एक और उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा और मैं समझता हूं कि 2022 के चुनाव के लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, 3 दशक तो हो गए हैं, अब मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि देश में भी नहीं है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में तो 3 दशक से बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर आए, घूमें फिरें, जैसे वो लोग आते रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वो तो पिकनिक मनाने आते हैं उत्तर प्रदेश में और पिकनिक के लिए अच्छा अवसर है, आए और पिकनिक मनाएं। बल्कि दरअसल लंबे समय से बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी स्थायी तौर पर लखनऊ में रहेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। यही नहीं, प्रियंका का दौरा 14 जुलाई से ही होने वाला था, लेकिन पंजाब को लेकर दिल्ली में अहम बैठक की वजह से ये दौरा 2 दिन टल गया।
अब 16 जुलाई को जब वो आएंगी तो माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में हिंसा पर वो योगी सरकार को घेरेंगी, किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात करेंगी, कोरोना प्रबंधन में कमियों का मुद्दा उठाएंगी। 2022 के चुनाव में फिलहाल कांग्रेस पार्टी किसके साथ जाएगी ये साफ नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। सबको अधिकार है, सब आएंगे, अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे, घूमेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा सकता है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी जहां 224 से 47 सीटों पर आकर रुक गई, वहीं कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली। ऐसे में दोबारा किसी गठबंधन की गुंजाइश कम ही दिख रही है। रणनीतिक तालमेल भले हो जाए, वहीं कांग्रेस का जोर फिलहाल जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। जेकब जुमा की कैद पर दक्षिण अफ्रीका में बवाल जारी है। लूटपाट, आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब तक कुल 70 लोगों के मारे जाने की खबर है। अदालत की अवमानना में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को जेल क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका में बवाल मच गया। जुमा के समर्थक बेकाबू हो गए, लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी पर उतर आए। तस्वीरें देखिए, डरबन के मॉल में किस कदर लूटपाट मची है। जिसे जो मिल रहा है उसे लिए भाग रहा है। डरबन की ये तस्वीरें तो बेहद विचलित करने वाली हैं। आग लगने से डरबन का सिटी लाइफ बिल्डिंग धुएं से घिरा है। ऊपरी मंजिल पर फंसे लोग जान बचाने के लिए छज्जे पर नजर आ रहे हैं। तभी एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। बच्चे की जान बचाने के लिए एक मां ने उसे नीचे फेंक दिया। गनीमत ये रही कि नीचे मौजूद लोगों ने बच्चे को सुरक्षित लपक लिया। बिल्डिंग में आग का हुड़दंगियों से कोई कनेक्शन है या नहीं, इसका अभी पता नहीं चला है। लेकिन जुमा के जेल जाने के बाद से दक्षिण अफ्रीका में हर रोज उपद्रव हो रहे हैं। हालांकि लूटपाट के बीच कुछ राहत की तस्वीरें भी आ रही हैं। सामुदायिक नेताओं की अपील पर लोग लूटपाट के सामान लौटाने लगे हैं। तस्वीरें देखिए, लूट के सामानों को गाड़ियों में भरा जा रहा है। लोगों का कहना है कि आर्थिक बदहाली ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। करप्शन केस में फंसे जुमा को अदालत की अवमानना के मामले में पिछले गुरुवार को 15 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद हुई हिंसा में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।